ओके, रिवीजन ऑफ ऑडिट चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम. हाँ, तो रिवीजन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. तो जनरली क्या होता है, एक स्टूडेंट में मेंटालिटी मैंने देखा हूं, एंड में तुम वीक हो जाते हो, इसीलिए अपन चैप्टर रिवाइज बैकवर्ड्स करेंगे. तो डायरेक्टली जंप टू ऑडिट प्रोग्राम फर्स्ट. ऑडिट प्रोग्राम से आगे बढ़ेंगे अपन. हाँ, पॉइंट नंबर 8 आ गए. ओके, ऑडिट प्रोग्राम. तो ऑडिट स्ट्रेटजी बिगर कॉन्सेप्ट है, ऑडिट प्लान उससे थोड़ा छोटा होता है, ऑडिट प्रोग्राम उससे भी छोटा और डिटेल्ड होता है. ईच ऑडिट इज मोर पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बिगर ऑडिट्स, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन. छोटे ऑडिट केस में ऑडिट प्रोग्राम नहीं रहा तो भी चलेगा, पर इसके केस में चाहिए. तो इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन स्टेप्स, इंटर रिलेशनशिप ऑफ एंड फॉर असर्शंस आर डिसरेनेबल. डिसरेनेबल मतलब विजिबल. तो अगेन कौन से ऑडिट के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिगर ऑडिट्स के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या रहेगा, दो चीजें, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इसमें क्या रहेगा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप विद अनदर्स, एंड इट इज ऑल्सो कीप इन द व्यू ऑफ असर्शंस आर डिसरेनेबल. तो विजिबल असर्शंस होने चाहिए. अगेन किसके केस में रिलेवेंट है, बिगर ऑडिट के केस में रेलेवेंट है. इसमें दो चीजें हैं, कौन सी, और ये इसमें और क्या रहेगा, एंड assertions are discernible. Evaluation of one audit program is not practical for all businesses. क्यों एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल नहीं है? 3 रीजन से, तीनों कितने देखो, तुम लोग ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में याद रखते, यस नो, वैसा नहीं, विथ अलॉन्ग विद द रीजंस. 3 रीजंस के जैसे ये सुटेबल नहीं है. पहला, बिजनेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशंस. दूसरा, वर्क विच इज सुटेबल फॉर वन बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर, एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड नेचर एंड सर्विस आर रेंडर्ड. तो देखो इंटरनल कंट्रोल कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है. तो ऑपरेशन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड सर्विसेज हर जगह सेम नहीं दे रहे, कहां पे इनकम टैक्स, कहां पे जीएसटी, कहां पे स्टैट. तो 3 रीजंस जिसकी वजह से वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर अदर्स. पहला, बिजनेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन. दूसरा, वर्क सुटेबल फॉर वन बिजनेस एंड एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ एंड सर्विसेज. इसके वजह से एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल. हाँ, ड्यू टू ऑडिट प्रोग्राम इज नो टाइम विल बी वेस्टेड, नो मैटर नॉट नो पर्टेनेंट टू द एंगेजमेंट, वो सब जान दो. तो 3 रीजन की वजह से अपने को ये सुटेबल नहीं. द असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड. हाँ, तो पहला पार्ट, तो सबसे अपने को क्या है कि ऑडिट प्रोग्राम में सिर्फ मेन काम, इंपॉर्टेंट काम कवर हो जाना चाहिए, वो सब चीजें. शुड फ्रेम अ प्रोग्राम एम टू प्रोवाइडिंग मिनिमम इसेंशियल वर्क, जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम में कवर हो जाना चाहिए. हाँ, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल. क्या पॉसिबल है, जैसे जैसे तुमको एक्सपीरियंस गेन होगा और ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, ऑल्टर्ड. इसमें अपन ऐड क्या करेंगे, लेफ्ट आउट ओरिजिनली, बट ये बाद में रिलेवेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो 2 चीजें, एडिशन डिलीशन पॉसिबल है क्या, ये 2-3 बार आया है ऑडिट प्रोग्राम में फ्यूचर में, एडिशन डिलीशन. एडिशन क्या करेंगे, लेफ्ट आउट ओरिजिनली, और डिलीट क्या करेंगे, रिलेवेंट नहीं है बाद में, वैसे ये भी करेंगे. इफ ओरिजिनली प्रोवाइडेड प्रूव्स बियॉन्ड डाउट अननेसेसरी और इररिलेवेंट में बी ड्रॉप. तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम में क्या रहेगा, मिनिमम इसेंशियल वर्क रहेगा. कैन इट बी ऑल्टर्ड, एडिशन क्या होगा, लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट फाउंड रिलेवेंट आफ्टरवर्ड्स. एंड दूसरा ड्रॉप कौन सा होगा, अननेसेसरी और इररिलेवेंट. तो एडिशन डिलीशन होगा, ऑडिट प्रोग्राम में पॉसिबल है. द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी एनकरेज टू कीप, और इसको कुछ अगर नया मिला तो ही शुड डू, इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू
पार्टनर्स एंड सीनियर्स। तो कुछ भी अगर तुमको मिला नया मैटर तो तुमने किसको बोलना चाहिए? पार्टनर्स एंड सीनियर्स को बोलना चाहिए। वापिस से ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? इट शुड कंटेन मिनिमम इसेंशियल वर्क। वेदर ऑडिट प्रोग्राम कैन बी ऑल्टर्ड। कौन सी चीज ऐड करेंगे? लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट फाउंड रेलेवेंट आफ्टरवर्ड्स। एंड कौन सी डिलीट कर देंगे? अननेसेसरी एंड इररेलेवेंट। असिस्टेंट टू कीप and he should be instructed to note report significant matters to seniors or partners। इधर तक ओके। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो मॉड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, मैंने उसमें से सिर्फ इसेंस निकाल के तुमको यहाँ पे दिया है। अगर इतना भी रखेंगे तो तुम्हारे लिए इनफ है। हाँ, इतना रिवाइज करके अगर कोई मॉड्यूल पढ़ता है तो तुमको बहुत कुछ फील होगा कि हाँ कवर हो चुका है। अगर एक हाथ दो लाइन वहां से मिल गए तो ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। हाँ, तो हमेशा क्या करो? असिस्ट करो। असिस्ट मतलब चेक करो। व्हाट टू चेक? एडिक्वेट एंड ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज। ये ऑडिट प्रोग्राम जो बना है इससे एडिक्वेट नॉलेज, रिक्विजिट मतलब मिल रहा है क्या? रिक्वेस्टेड। तो जितना नॉलेज तुमको चाहिए उतना मिल रहा है क्या ऑडिट प्रोग्राम से? हमेशा क्या करो? असिस्ट करो। असिस्ट मतलब चेक करो। ऑलवेज चेक कि ऑडिट प्रोग्राम से जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है उतना मिल रहा है क्या। अनलेस दिस इज डन, एनी चेंज इन अ बिजनेस पॉलिसी बाय द क्लाइंट मे नॉट बी सॉरी। सो अगर कुछ बिजनेस चेंज हो गया तो ऑडिट प्रोग्राम चेंज होगा क्या? नहीं। अगर ये रिव्यू नहीं होगा तो ऑडिट बिजनेस चेंज होगा तो ऑडिट प्रोग्राम में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। ऑडिट प्रोग्राम में चेंज कब आएगा? अपन ये रिव्यू लेंगे तो अगर अनलेस एंड अनटिल दिस इज डन बिजनेस में चेंज, ऑडिट प्रोग्राम में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? ऑडिट वर्क विल कैरिड ऑन ऑब्सोलीट प्रोग्राम। होल ऑडिट में बी हेल्ड एज निग्लिजेंटली कंडक्टेड एंड मे फेस, ये क्या है? इफ नॉट डन रिव्यू, इफ नॉट डन। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सबसे पहले ऑलवेज असिस्ट। क्या असिस्ट? एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज। तो ये चेक करो कि ऑडिट प्रोग्राम इज एडिक्वेट टू ऑब्टेन रिक्विजिट नॉलेज। इफ रिव्यू इज नॉट टेकन, इफ रिव्यू इज नॉट टेकन, व्हाट विल हैपन? वर्क इज कैरिड आउट ऑन एंड होल ऑडिट में बी एंड मे फेस। इधर तक समझा? द यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन एंड एनहांस। तो यूटिलिटी मतलब उसका यूज बढ़ा सकते हैं। हाँ, बाय कीपिंग क्लाइंट्स ऑपरेशनल ऑफ इंटरनल कंट्रोल अंडर पीरियडिक रिव्यू। तो तुमको इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशंस हर पीरियडिक में चेक करने पड़ेंगे। 6 मंथली, ईयरली चेक करो इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशनल है क्या। इंटरनल कंट्रोल ज्यादा ऑपरेशनल, ऑडिट प्रोग्राम कम। इंटरनल कंट्रोल कम ऑपरेशनल, ऑडिट प्रोग्राम। पर इसलिए इंटरनल कंट्रोल चेक करना जरूरी है। अगेन एडिशन डिलीशन वाला पॉइंट आ गया। सो दैट इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज ऑफ प्रोग्राम में भी, तो जो भी इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज है वो क्या करना चाहिए? सॉरी, एक्चुअली इसमें एक ही वर्ड में आ गया। इनएडिक्वेसीज क्या होना चाहिए? ऐड। और रिडंडेंसीज क्या होना चाहिए? लेस। इनएडिक्वेसी मतलब उसमें कुछ कमी है, उसको ऐड करो। रिडंडेंसी मतलब इररिलेवेंट है, उसको क्या करो? रिमूव करो। इसके पहले भी पढ़े थे क्या ये? हाँ, as long as program is not officially changed by principal, every assistant should unfailingly carry out। मतलब अगर एक आधा ऑडिट प्रोग्राम में बॉस ने चेंज नहीं किया है तब तक ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करना तुम्हारा काम है। मतलब अगर तुमको लग रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम इररिलेवेंट है तो असिस्टेंट खुद से चेंज कर सकता है क्या? तो उसके पहले क्या करे थे? असिस्टेंट ने शुड कीप एंड क्या करना? नोट एंड रिपोर्ट टू सीनियर एंड पार्टनर्स। और वो चेंज करेंगे तब इनो चेंज करेगा। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो क्या वर्ड करना है? अनफेलिंगली कैरी आउट। तो एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज नॉट ऑफिशियली चेंज, मन से चेंज करना अलाउड। अगर एमसीक्यू में आ गया असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड and if he found audit program is irrelevant, should he change the audit program? True or false? False answer। ओपन माइंड रहा तो भी नहीं करना है। ओपन माइंड रहा तो सिर्फ दो ही काम कर सकता है वो, नोट एंड रिपोर्ट, whether he has the authority to change।
अथॉरिटी टू चेंज किसके पास है? सीनियर और पार्टनर, और जब तक वो चेंज नहीं करेंगे ये चेंज ओके, इधर तक ओके। हाँ, many persons believe that bringing an element of rigidity in the audit program, not true, provide a periodic review is undertaken। ये true और false के लिए तुमको बोला था, whether audit program is rigid, true or false? तो false, audit program is not rigid provided periodic review is taken। तो periodic review के बारे में क्या क्या लिखना है वापस से? हाँ, ऑडिटर शुड ऑलवेज रिव्यू, रिव्यू की जगह वर्ड आ गया असिस, असिस मतलब चेक, क्या चेक करना है? एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज, मतलब ऑडिट प्रोग्राम रिक्वायर्ड नॉलेज दे रहा है क्या, हमेशा चेक करो। हाँ, अनलेस रिव्यू इज डन व्हाट विल हैपन? ऑडिट में भी ये वर्ड, ये ऑडिट वर्क में भी ऑन, देयरफॉर ऑडिट में भी, एंड ऑडिटर में फेस। असिस क्या करना है? एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज। इफ रिव्यू इज नॉट कंडक्टेड देन ऑडिट वर्क वे बी कैरिड आउट ऑन एंड होल ऑडिट में बी हेल्ड एज, एंड ऑडिटर में फेस। हाँ, टू मेंटेन द यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या करना चाहिए? ऑपरेशन, सॉरी, रिटेन एंड एनहांस ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल अंडर पीरियडिक। तो ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी मेंटेन करने के लिए नीचे का लाइन, ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल में भी अंडर पीरियडिक रिव्यू। इसकी वजह से दो चीजें होंगी, क्या होगी? इनएडिक्वेसीज में भी एडेड एंड रिडंडेंसीज में भी रिमूव्ड। एंड असिस्टेंट ने क्या करना चाहिए? हाँ, प्रोग्राम अंटिल ऑफिशियल प्रोग्राम इज चेंज्ड ही हैव टू फॉलो अनफेलिंगली, तो उसको फॉलो करना कंपलसरी है। वेदर ऑडिट प्रोग्राम इज रिजिड प्रोवाइडेड पीरियडिक रिव्यू इज टेकन। पीरियडिक रिव्यू के 4-5 पॉइंट समझे क्या? ओके। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, अभी ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तुमको, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय 3-4 पॉइंट क्या रखने चाहिए? ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के पहले क्या करो? इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू लो, हिज प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, बिजनेस के बारे में उसको देख के क्या फील हुआ? रिजल्ट ऑफ हिज कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब डिटेल्ड में चेकिंग, डिटेल में चेकिंग से क्या आया? तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन एंड ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, प्रिलिमिनरी एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर से क्या समझा, उसके भी सबसे क्या करो? ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। द ऑडिटर में डिसाइड टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल, क्या बोला था? इंटरनल कंट्रोल में भरोसा रखना कंपलसरी है क्या? ही मे रिलाई, ही मे नॉट रिलाई, बट कब नहीं रिलाई करना? अगर कोई अदर प्रोसीजर अवेलेबल है तो इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करने की जरूरत। हाँ, तो ऑडिटर शुड कंसीडर टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, असिस्टेंस, एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एक्सपर्ट। और क्या क्या चेक करना है? हाँ, तो ऑडिटर ने ऑडिट प्रोग्राम के टाइम पे 4 चीजें चेक करनी है। कितना टाइम लगेगा प्रोसीजर्स को, क्लाइंट कितना मदद करेगा, कितने असिस्टेंट अपने को अवेलेबल है, और ऑडिटर के एक्सपर्ट्स आने वाले हैं क्या, ये सब चीजों को। जनरली ऑडिट प्रोसीजर को रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? ऑडिट प्रोसीजर को लेके अपने को फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? यस, बट कुछ कुछ सिचुएशंस में, कौन से कैश एंड इन्वेंट्री की केस में अपने को ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपने को क्या करना पड़ेगा? हाँ, कट ऑफ डेट को ही फॉलो करना पड़ेगा। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कीप्ट इन माइंड। तो कुछ 6 पॉइंट है, कितने 7 पॉइंट है जो तुमको ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के पहले। तो सर ये 7 पॉइंट के टाइम ये लिखना है क्या? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, तो ये तुम्हारे बेसिक पॉइंट्स है, ये बेसिक्स पॉइंट्स है, और ये 7 पॉइंट लिखने हैं। 7 पॉइंट इज द मेन आंसर, और ये उसका इंट्रोडक्शन टाइप में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम 3 चीजें कंसिडर करना, कौन सी? रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल,
प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, रिजल्ट्स ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये तीन चीजों को दे ऑडिटर में रिलाई ऑन और may not rely provided other audit procedures are available। और ऑडिट प्रोसीजर के रिलेटेड जनरल ऑडिटर को फ्लेक्सिबिलिटी है, बट कुछ कुछ प्रोसीजर्स को, जैसे कि कैश एंड इन्वेंट्री के केस में इतना लिख दिए। अब लिख देने के पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पहला क्या चेक करो, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा, प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कैसा चाहिए, रिटर्न में होना जरूरी है, अदरवाइज मेंटली रहा तो कुछ स्किप होने के चांसेस है। डिटरमाइन एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस। तो एविडेंस कैसा होना चाहिए, जनरली इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ स्टेप्स, हाँ, अप्लाई दो स्टेप्स एंड प्रोसेस विच आर यूजफुल। एक मिनट, हाँ शॉर्ट में लिखो, ऐसा याद बोलते समय, अप्लाई दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। हाँ, तो तुमको स्टेप्स एंड प्रोसीजर वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जितने भी स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स है वो तुम्हारे उसमें मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या चेक कर सकता है, कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं, एंड कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। इसके लिए बोला था मैंने क्लोजिंग स्टॉक में गलती है तो सब जगह बोलो, तो वैसा वापिस से कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या अच्छी 7 चीजें, स्कोप एंड लिमिटेशन, रिटर्न होना चाहिए, एविडेंसेस शुड बी रीजनेबली अवेलेबल, स्टेप्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, कंट्रोलिंग एंड प्रॉपर, कंसीडर ऑल पॉसिबल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जस्ट टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। वापिस से 3-4 बार, जब तक याद नहीं होता। ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं, स्कोप एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, एविडेंसेस आर रीजनेबली अवेलेबल, स्टेप्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, कंट्रोलिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, consider all possible errors, coordinate the procedures to be applied to related। वापिस से, scope and limitation, return audit program, evidences available, steps procedure for verification, controlling and proper execution, consider all possible errors and coordination of procedures and related items। Okay, next, audit program designed to provide audit evidence। तो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट एविडेंसेस डिजाइन करने के लिए, एविडेंसेस क्या करते हैं, अगेन अपने को क्या देना है, ओपिनियन किसके बेसिस पे, कंक्लूजन किसके बेसिस पे, एविडेंस कैसे मिलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बताएंगे, उसके हिसाब से एविडेंस मिलेंगे, एविडेंस के हिसाब से कंक्लूजन बनेंगे, कंक्लूजन के हिसाब से ओपिनियन बनेंगे। तो अवेलेबल एविडेंसेस में से बेस्ट अपने को लेना है। 4 अवेलेबल है तो एक कंसीडर करना है, चारों करना है, चारों में से बेस्ट कौन सा है वो और इजीली अवेलेबल कौन सा है वो तुम देख सकते। एविडेंस एक तो असर्शन को क्या करेगा, प्रूफ करेगा या डिस्प्रूव करेगा। असर्शन है वैल्यूएशन, टाइम पीरियड, ऐसा कुछ तो भी चीज को, एविडेंस का काम है असर्शन को प्रूफ करना या डिस्प्रूव करना। हाँ, सो अभी क्या करना है, ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फील्ड्स इन जनरली द फॉलोइंग ब्रॉड टाइप्स। ये क्या है जो याद रखे, एआईआर से प्लीज डीएम करवाओ। व्हाट इज दिस, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, व्हाट इज दिस। अगेन मैं रिमाइंड कराता हूं, तुमको याद रखने में इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि याद जो रखे वो क्या है। ये क्या था, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। क्या है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, एआईआर से प्लीज डीएम करवाओ। ए, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, एग्जांपल डेप्रिसिएशन एंड टैक्स के कैलकुलेशन। आई, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, एग्जांपल सेल्स टू, क्या ओके आई से इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। एग्जांपल में
वो टैली का निगेटिव कैश बैलेंस आता है, वो फेरेरो रोस्टर का चॉकलेट 10 का ट्रे, जितने बैठना उतने बैठने चाहिए। हाँ, तो सॉरी, ए से अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, आई इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक्स, आर इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, एस ई से दो है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉइज, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, पी फिजिकल एग्जामिनेशन, यस सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, डी डॉक्यूमेंट्री, यम और यस से दो है शायद, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर्स। तो ये तीन चीजें शॉर्ट में। डॉक्यूमेंट्री में बिल्स एग्रीमेंट्स वगैरह आते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री देख के करना पड़ता है, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन मतलब सामने वाले को पूछताछ करके इंक्वायरी करके, अरिथमेटिकल में डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक, तो गलत ना हो ऐसा सिस्टम बिठाओ, इंटर रिलेटेड में जीएसटी एंड सेल्स, सब्सिडियरी मेमोरेंडम, कॉस्टिंग बुक्स का प्रॉफिट, अकाउंटिंग बुक्स का प्रॉफिट मैच होना, रिकंसिलिएशन, मिनट्स लीगल केसेस के केस में जनरली काम आता है, एंड सब्सिक्वेंट एक्शन बाय क्लाइंट एंड अदर्स, बाद में अगर कुछ एक्शंस मिलती है तो ये। द ऑडिटर हाउएवर हैज टू प्लेस अप्रोप्रिएट वेटेज ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस, मतलब ये ध्यान में एक आधे चीज के रिलेटेड एविडेंस चाहिए, एक से लेना, बहुत सारे से मिल सकते तो लेना, बहुत सारे जितने मिल सकते उतने ले लेना। इन ऑल केसेस वन प्रोसीजर मे नॉट ब्रिंग द हाईएस्ट, जरूरी नहीं है हर एक के केस में एक के लिए एक ही तरह, जैसे स्टॉक के लिए सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन सफिशिएंट है क्या, तो बिल चेक करना, कैलकुलेशन करना कितने बाय कितने सेल और कितना क्लोजिंग स्टॉक है क्रॉस चेक कर सकते क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल करके क्लोजिंग स्टॉक, वैसे करके देखो। इट मे बी डेंजरस फॉर ऑडिटर टू इग्नोर एनी एविडेंसेस अवेलेबल, और अवेलेबल मतलब दो, कौन से दो, एविडेंसेस जो क्लाइंट ने दिए और एविडेंसेस जो ऑडिटर खुद से गैदर कर सकता, दोनों भी, सिर्फ क्लाइंट दे रहा उतना एविडेंस नहीं होता, अपन भी कुछ जमाना, जैसे बिल मांगे तो क्लाइंट देगा, फोन तो तुमको करना पड़ेगा डेटर को फोन करके तुमने बैलेंस कंफर्म करे जो तुमने गैदर करे, और दूसरा जो क्लाइंट ने दिया, दो टाइप के एविडेंसेस रहेंगे। लास्ट बेंच, जबरदस्ती नहीं, बैठना है तो बैठो ना तो निकल जाओ, बात करने के लिए इधर नहीं है, मैं एक्स्ट्रा टाइम देके कर रहा, मैं दूसरे सब्जेक्ट का टाइम इस सब्जेक्ट को दे रहा हूं, मतलब कुछ तो सेंस रहेगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम क्या है, मेमोरी टेक्निक, आई सी दिस जेन एज आईपीएस, वो यस है, सी हो गया, सो आई सी दिस जनरेशन आर आईपीएस, तो आई इंस्ट्रक्शंस, तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या रहेंगे, टोटल क्लियर कट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल को पता रहेगा क्या काम करना है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के क्या फायदे हैं, तो क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ऑडिट प्रोग्राम में, क्या करना और क्या नहीं करना है। सी कंट्रोल द प्रोग्रेस, तो तुम्हारा बॉस जो है प्रिंसिपल है, कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस, कितना काम हुआ है, अगर प्रोग्राम की शीट ज्यादा भर गई तो ज्यादा काम हुआ है, आधी भर गई तो आधा काम हुआ है। आई सी जी गाइडेंस टू ऑडिट इन सक्सीडिंग ईयर्स, फ्यूचर में काम आएगा गाइडेंस देने के लिए, कॉपी पेस्ट एग्जांपल दिया था। ईएन एविडेंस इन द इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, ऐसा ही याद रखना है, ईएन एविडेंस इन द इवेंट ऑफ नेग्लिजेंस, अगर तुम्हारे ऊपर कोई लांछन लगा कि तुमने ढंग से ऑडिट नहीं किया, कब, पीयर रिव्यू के टाइम पे, ये तुम्हारा एविडेंस रहेगा। दिस जेन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, एक्सेप्ट द असिस्टेंट्स कैन डू द सिग्नेचर एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएंगे, मैंने बोला था वाउचिंग के टाइम साइन मारते, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। आई सॉरी इग्नोरेंस और ओवरलुकिंग ऑफ सर्टन बुक्स, अगर मेंटल प्लान रहा तो नहीं होगा, रिटर्न है इसके वजह से इग्नोरेंस और ओवरलुकिंग नहीं होगा। पी टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। एंड सी यस सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, वापिस से अभी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ वर्ड बोलने का है,
I see this generation as IPS. I, instructions. C, controlling. G, guidance for future audits. Ian, वापिस से Ian, evidence in the event of any charge of negligence. R, responsibility fixation. I, ignorance and overlooking of certain books. P, total perspective of work to be done. And yes, selection of, ये क्या है, फायदे है. Now disadvantages of audit program. Audit program की वजह से, because of audit program what will have, work will become and may be carried out without. एग्जाम्पल तुमको बोला था अपने इंडियन कस्टम्स सिर्फ फॉलो हो रहे, पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. शाम में नाखून नहीं कटना, अरे क्यों, तो वही साहब मैकेनिकल हो जाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स. हाँ, एंड दूसरा मे बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. बिजनेस में चेंज, इंटरनल कंट्रोल में चेंज, स्टाफ में चेंज, बट ऑडिट प्रोग्राम इज सेम. ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनल कंट्रोल चेंज हुआ, बिजनेस चेंज हो गया, स्टाफ चेंज हो गया, बट प्रोग्राम इज रिमेन सेम. तो वो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. इसका सोल्यूशन क्या है? रिव्यू. वेरी गुड. हाँ, नेक्स्ट, इनसफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम एंड डिफेंड डेफिशिएंसीज इन देयर वर्क. ये क्या है? एक आधा आलसी आर्टिकल बोलेगा तुमने जितना बोला उतना मैंने किया, तो वही एक्स्ट्रा भी करने का है. इसका सोल्यूशन, असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड. हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट. तो किल द इनिशिएटिव. ऐसा हो सकता है कि जो आर्टिकल असिस्टेंट बहुत उत्साही है उसका इनिशिएटिव किल हो सकता है. इसका सोल्यूशन नीचे लिखा है, रिसेप्टिव एटीट्यूड, मतलब फीडबैक लेने के लिए रेडी रहना. हर एक इसका डिसएडवांटेज का सोल्यूशन है. मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, उसको समझाओ. रिजिड एंड फ्लेक्सिबल के लिए रिव्यू लो. इनसफिशिएंट असिस्टेंट के लिए ओपन माइंड रखो. एंड किल द इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना चाहिए. बॉस ने फीडबैक्स एक्सेप्ट करने चाहिए. ओके. और उसको क्या करो, एनकरेज टू ऑब्जर्व द मैटर्स एंड रिपोर्ट. उसको एनकरेज करो कि तेरे को कुछ भी नया मिला तो हमको आके रिपोर्ट कर. तो ये पूरा ऑडिट प्रोग्राम है. ऑडिट प्रोग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, बनाते समय क्या चीजों का ध्यान रखना है, सब चीजें कवर हो गई स्टार्ट टू एंड. समझा? पूरा ऑडिट प्रोग्राम वापस से. ओके, ऑडिट प्रोग्राम. तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? इट इज जनरली रेलेवेंट फॉर बिगर ऑडिट्स. व्हाट इज दिस? लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स. ऑल्सो इट इज interrelationship of one step with another step, and here they are visible. View of assertions are discernible. Visible पूरे assertions हो जाने चाहिए. Evolving of one audit program for all businesses possible है क्या? 3 reasons. पहला, business में vary out to nature, size, composition. दूसरा, work one which is suitable for one business may not be suitable for. तीसरा, efficiency and operations of internal control and nature and services rendered. तो सर्विसेज चेंज हो गई है, इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन. इन 3 रीजन के वजह से वन प्रोग्राम इज नॉट. असिस्टेंट टू कीप, हाँ, ऑडिट प्रोग्राम शुड एम टू प्रोवाइड. इट मे बी ऑल्टर्ड. एडिशन और डिलीशन. एडिशन किस चीज का होगा? लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट फाउंड. और डिलीशन किसका होगा? अननेसेसरी. एंड असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड. और उसको कुछ भी मिला तो व्हाट ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड, नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू सीनियर और पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. तो अपने को हमेशा क्या करना है? असिस्ट, चेक करना है. व्हाट टू चेक? एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट
If it is not done, what will happen? Work may be carried out on obsolete program and whole audit may be negligent and conducted and may face. So to keep utility of audit program, what you should do? Review operational internal control under periodic. हाँ, इसके जैसे दो चीजें होगी, एडिशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑफ. हाँ, assistant to follow audit program until it is officially changed. He should follow unfailingly carried out. Whether audit program is rigid, provided periodic review is undertaken. Construction of audit program. Audit program construct करने के पहले तीन चीजों का ध्यान रखो. कौन से? Review of internal control, preliminary evaluation, result of his compliance and substantive procedures. Procedures को लेके सॉरी इंटरनल कंट्रोल में फॉलो करना, भरोसा रखना कंपलसरी है क्या? इफ ही इज हैविंग, तो इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा रखना जरूरी. जनरली ऑडिट प्रोसीजर को लेके फ्लेक्सिबिलिटी, पर कुछ कुछ लेके फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि कैश एंड इन्वेंट्री. तो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कौन से 7 फैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम को इंपैक्ट करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड कोऑर्डिनेट. तो ये 7 चीजें क्या है? ये ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के अफेक्ट करने वाले चीजें. ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट कंक्लूजन किस, सॉरी हाँ, ओपिनियन किसके ऊपर डिपेंड है? कंक्लूजन किसके ऊपर डिपेंड है? एविडेंस कैसे मिलेंगे एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये दोनों चीजें इसको लाके देंगे. ऑडिट एविडेंस एक तो क्या करेंगे? प्रूव और डिसप्रूव द असर्शन, दोनों में से एक चीज करेंगे. और एविडेंसेस क्या करना चाहिए? जो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा वो लेना है. मल्टीपल अवेलेबल है. टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या है? टाइप्स, एआईआर से प्लीज डीएम करवाओ. ए आई इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक. आर SE statement and explanation of management, officials and employees. Statement and explanation of P, physical examination. Yes, subsidiary and memorandum records and subsequent actions by client and others. D, तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस है. हाँ, तो जनरली ऑडिटर को कोई भी एविडेंस इग्नोर नहीं करना है. सबको जो सेटिस्फेक्शन जिससे मिलता वो ले लो. 2 टाइप के ऑडिट एविडेंसेस है, एक जो क्लाइंट प्रोवाइड करता और एक जो ऑडिटर गैदर करता. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? I see this Gen RIPS. I, instructions. C, control and progress. G, guidance for future audits. EN, evidence in the event of any charge of negligence. R, responsibility fixation. I, ignoring and overlooking of certain books. P, total perspective of work to be performed. And yes, selection of. तो ये सब इससे कर सकते हैं. What are the disadvantages? Audit program may be carried out mechanically and without understanding. दूसरा, it may become due to 3 चीजें. Change in internal control, staff and business. और ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गए बट ये चेंज. तीसरा, inefficient staff may take shelter for his deficiencies in the work. And last,
किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स। इधर तक समझा? पक्का? ऑडिट प्रोग्राम हो गया रिवाइज? 2 मिनट का ब्रेक। पॉइंट नंबर 2 पे अब प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो ये चैप्टर तुम्हारा पढ़ के हो गया बोल के मैं बीच में से कहां से भी चालू कर रहा तो तुम लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहां से चालू कर रहा हूं। प्लानिंग प्रोसेस, तो बेसिक प्लानिंग करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता। तो कौन से? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। अभी याद रखो, प्रिलिमिनरी के अंदर 3 पार्ट है, प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 पार्ट है। इसमें से जो पहला पार्ट है इसमें 5 पार्ट है और इसके कुछ 1-2 पॉइंट्स है। समझ में आया? तो याद क्या रखना है, मेन प्लानिंग के 2 पार्ट, 2 के अंदर पहला वाले में 3, दूसरे वाले में 2, दूसरे में पहले को 5 और इधर कुछ पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स है क्या? तो 2 पॉइंट्स। समझ में आया? तो पहले ट्री चार्ट दिमाग में रखो। तो ट्री चार्ट में से पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जिसके अंदर कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट? रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस, कौन सा पॉइंट एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट कर लिया तो नेक्स्ट ईयर करना क्या, ये पहला। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट एंड तीसरा अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो उसमें पहले आता प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो तुमको कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करना क्या, या जो ऑलरेडी है उसको कंटिन्यू करना क्या, उसके पहले क्या चेक करना पड़ेगा? हाँ, बिफोर एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट, तो तुमको 3 चीजें तुमको चेक करने के लिए बोला था। 1 मिनट। ओके, वो बहुत आगे है शायद। तो जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है, कंक्लूजन रीच अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो 3 चीजें कौन से चेक करनी है, यहां पे मैंने तुमको 3 लिख के दिए रहेंगे। मैनेजमेंट की क्या चेक करो? इंटीग्रिटी। अपना क्या चेक करो? कॉम्पिटेंस एंड मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट टू बी कंसीडर्ड। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट करना या कंटिन्यू क्लाइंट को करना, इसके पहले इंफॉर्मेशन लो, गैदर करो, चेक करो कि अप्रोप्रिएट है क्या, और उससे 3 चीजें चेक करो। मैनेजमेंट की, अपना, एंड तीसरा मैटर्स हैव अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस ऑडिट। ये 3 चीजें चेक करो। और इसके अलावा क्या करो? कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर शुड बी मेड। इसका एग्जांपल मैंने दिया था एनओसी। किसी भी सीए का काम तुम ले सकते हो क्या? यस, बट उससे पहले एनओसी लो। एनओसी में उनकी फीस आ गई नहीं आ गई, उन्होंने कुछ सुझाव देना चाहते तो दे सकते। ये है पहले प्रिलिमिनरी काम। दूसरा इवैल्यूएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो? ऑब्जर्वेशन करो और इंक्वायरी करो। क्या करो? ऑब्जर्वेशन एंड मेक, और उससे क्या करो? पूरी इंफॉर्मेशन जमा करो। एंड क्या करो? मैटर्स केम टू द पार्टनर्स अटेंशन, कैसा होना चाहिए, और उसकी सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। तो उसमें क्या क्या है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको। तुम ऑडिट पे गए, वहां पे आगे लफड़े करे। हाँ, तो सबसे पहले तो उड़ती उड़ती खबर पार्टनर तक आई कि लफड़ा कर रहा इन्हों, तो उसके लिए क्या करो? कंफर्म करो कि सच में है क्या। दूसरा, फिर अगर कंफर्म ही है और उसको लग रहा कि पार्टनर्स को पूछो कि ये थ्रेट है क्या। एक बार कंफर्म हो गया कि ये थ्रेट है, फिर इसको 3 चीजें कर सकते। एक, एक्सेप्टेबली लो लेवल, टेक अप्रोप्रिएट, या फिर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ लॉ परमिट्स। तो ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन from the firm to identify and evaluate the circumstances that create। तो पहला क्या करो? obtain relevant information to identify and evaluate circumstances that create threats। तो पहले क्या करो? इंफॉर्मेशन ले लो। दूसरा क्या करो? evaluate, identify breaches if any and whether they are। इंफॉर्मेशन आ गई, चेक क्या करे? whether they are create threat to independence। अगर सच में है तो take to eliminate such threats or reduce them to, and apply, and if possible where legally permitted। तो 3 चीजें, eliminate करो,
सॉरी, रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली, टेक अप्रोप्रिएट, ये मैं भूल गया था, अप्लाई, सेफ गार्ड्स एंड इफ पॉसिबल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना, इसलिए ऑडिट कब देना, कमेंसमेंट के पहले एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है। तो ये तीन चीजें किस क्या है, ये पहले एक्सेप्ट करना, क्या एक्सेप्ट करते समय तीन चीजें, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, अपना कॉम्पिटेंस, मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, एथिकल रिक्वायरमेंट में चेक करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, थ्रेट है क्या चेक करो, अगर थ्रेट है तो रिड्यूस करो, हटा दो, नहीं तो सेफगार्ड लगा दो या फिर ऑडिट छोड़ दो। एंड अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना बोल के रिटर्न ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दो। ओके, ये प्रिलिमिनरी काम हो गया कंप्लीट। अभी प्लानिंग एक्टिविटीज में कितने पार्ट आते हैं, 2 पार्ट आते, कौन से, एस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट। हाँ, तो एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी, मतलब क्या करना है, व्हाट आर टू बी डिसीजन। हाँ, तो व्हाट आर टू बी डिसीजन टेकन, WH क्वेश्चंस याद रखो, WH क्वेश्चंस कितना, किसको क्या काम देना है, टू रिसोर्सेस टू डिप्लॉय। अगर कोई चीजें रिस्की है, एक्सपीरियंस लोगों को भेजो, और कॉम्प्लेक्स है तो एक्सपर्ट, कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सपर्ट, हाई रिस्क एरियाज के लिए किसको भेजना, डिसीजन हो गया। ओके, कितने लोगों को भेजना, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू बी अलोकेटेड, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू एंड बजटेड आवर्स, किसको भेजना डिसीजन हो गया, कितने नंबर के साथ और कितने देर के लिए, तो नंबर ऑफ असिस्टेंट्स एंड आवर्स टू बी अलोकेटेड एंड रिव्यूज, तो ये डिसीजन हुआ। तीसरा डिसीजन, व्हेन दिस रिसोर्सेस आर टू बी डिप्लॉयड, कब भेजना, कट ऑफ डेट मतलब 31 मार्च के आसपास या इंटरिम हर 3 महीने में, 6 महीने में, किसको भेजना, कितने देर भेजना, कब भेजना। अब हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टर एंड सुपर, अब भेज दिए, सब कर लिया, अभी उनके ऊपर ध्यान कैसे रखना है। टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, उनको समझाओ कि क्या काम करना है और क्या करो, रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू बी टेकन प्लेस, और इनका जो काम करने गए उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके रिव्यूज कैसे लेंगे। ऑफ साइट ऑन साइट मतलब, ऑफ साइट मतलब ऑफिस में बुलाओ, ऑन साइट मतलब क्लाइंट प्लेस पे अपन जाएंगे, तो रिव्यूज टू बी टेकन। ये सब 4 चीजें मिलके क्या बनती है, ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसको ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि किसको भेजना, कब भेजना, कितने देर भेजना और इनका रिव्यू कैसे लेना। स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अभी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स टू बी टेकन इनको बाय ऑडिटर फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसके फैक्टर कितने, 5 फैक्टर्स है। पहला कौन है, स्कोप। स्कोप के लिए 4 कौन से हैं, AF/RF एप्लीकेबल, कंपनी को कौन से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। दूसरा, कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है क्या, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, एंड दूसरा एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट। इससे स्कोप समझेगा। स्कोप मतलब क्या काम करना है, AF/RF मतलब कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से लॉ एप्लीकेबल है। फिर कोई स्पेशल नॉलेज इसके रिलेटेड चाहिए क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, इंश्योरेंस के लिए IRDA, TRAI, RBI, ऐसे किसी की जरूरत है क्या, एंड एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट। इन चारों से क्या समझेगा, स्कोप समझ में आएगा। ओके, स्कोप मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। पहले ये डिसीजन हो गया क्या काम करना है। ओके, फिर अब टाइमिंग, क्या काम करना, अभी इसको कितना टाइम देना। तो टाइम के लिए क्लाइंट को पूछो, क्या पूछो, एंटिटीज टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग है, क्वार्टरली है, एनुअली है, सेमी एनुअली है। अभी SME रहा तो 6 महीने में, लिस्टेड रहा तो क्वार्टरली, छोटे मोटे रहे तो ईयरली। तो पहले टाइमिंग पूछो कि तुमको रिपोर्टिंग कब करना है। दूसरा, एंटी ऑफ ऑडिट विद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, क्या डिस्कस करो, हाँ, तो तुमको नेचर टाइम कैसा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये सब। एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग टू बी डिस्कस विद द मैनेजमेंट, तो उनको पूछो कि तुमको किस तरीके का रिपोर्ट चाहिए। इसका एग्जांपल दिया था, रिलायंस के केस में
बहुत लंबा चौड़ा 200-250 पेजेस का, किसी को सिर्फ 4-5 पेजेस का, कैसा चाहिए। एंड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट, वर्क विद द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को पूछो, डायरेक्ट एंड में बताना, बीच बीच में बताना, डेली बताना, वीकली बताना, कैसे बताना। एंड एक्सपेक्ट नेचर और टाइमिंग अलॉन्ग विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। देखो दोनों में भी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी। ऊपर वाला कम्युनिकेशन किसके साथ है और ये किसके साथ है, ये क्लाइंट के साथ और ये अपने मेंबर्स के साथ। दोनों का फर्क समझ में आया क्या? अब क्या करें, टाइमिंग। टाइमिंग में क्या क्या पार्ट है, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, एनटीए ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन विद एंगेजमेंट मेंबर्स। अपने साथ, उनके साथ रिपोर्ट कैसे होना, कब होना, कैसा होना। ओके तो ये पहले इसमें समझा क्या करना है, ये समझ में आया कब करना है और कैसे करना है। अब कंसीडर फैक्टर दैट ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग। काम करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट ऑडिटर टू रिलाई ऑन आईसी। जनरली मैंने बोला था ज्यादा बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, डीमार्ट के केस में ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो पूरे चेक कर सकते क्या? क्या करना पड़ेगा? सैंपल करने के लिए किस पे भरोसा रखना चाहिए? तो इंटरनल कंट्रोल पे कितना भरोसा रखना, ये किसका है? ऑडिटर का जजमेंट। और ये तीनों चीजें कहां से मैच हो रही? स्कोप से, कि कोई सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट है क्या, एएफआरएफ में चेंजेस है क्या, और लॉ में कोई चेंजेस है क्या। लीगल एनवायरमेंट, लॉ में चेंज, एएफआरएफ में चेंज, इंडस्ट्री में चेंज। तो पहला तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कितना रखना, और फिर तीन चीजें स्कोप में से कॉपी पेस्ट है, एएफआरएफ, लॉ, इंडस्ट्री। तो ये जजमेंट में आ गया। एंड फोर्थ, अभी तक क्या क्या देखे, आराम से मैं पहले बोलता। अपने को चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग में है दो, प्रिलिमिनरी प्लानिंग एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी में है तीन। पहला कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये तीन। इसके बाद हो गया अपन प्लानिंग एंड एक्टिविटीज। उसके अंदर था ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में पहले चार चीजें देखे, पहले चार बेसिक है, ये इंट्रोडक्शन है। उसमें देखे किसको भेजना, कब भेजना, कितने टाइम के लिए भेजना और कब रिपोर्टिंग लेना, ये चला गया बाहर। फिर अभी बनाना है कि अपने को स्ट्रैटेजी के अंदर 5 फैक्टर्स, 5 के लिए है स्कोप में देखे चार में देखे एएफआरएफ, लॉ, स्पेशल नॉलेज एंड प्रीवियस ऑडिट के केस में। स्कोप के बाद अपन आए टाइमिंग, रिपोर्टिंग का टाइम, नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद स्टाफ एंड टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग, कब कब रिपोर्ट करना है। फिर अपन है ऑडिटर्स जजमेंट। ऑडिटर जजमेंट में पहला है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, और तीन चीजें स्कोप की कॉपी कर लिए, एएफआरएफ के चेंज, बिजनेस रिक्वायरमेंट में चेंज, लॉ में चेंज। ओके नेक्स्ट। अब फोर्थ, consider result of preliminary engagement activities that were applicable where knowledge gained on other engagement performed by engagement partner for the entity is relevant। तो preliminary engagement करके कुछ knowledge आया क्या, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह समझने में उसका कुछ फायदा है क्या? तो फर्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट। तो पिछले कुछ ऑडिट में से अपने को कुछ फायदा है क्या? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस देम। मतलब इसके पहले जिसका ऑडिट हो चुका है उससे अपने को कुछ सीखने को मिला क्या? उस टाइम पे इंटरनल कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम थे, अगर प्रॉब्लम थे तो उन्होंने कुछ सुधारे क्या? तो उसके हिसाब से इस साल का सोचेंगे, पिछले साल के एक्सपीरियंस से इस साल का ऑडिट प्रोग्राम चेंज करेंगे। दूसरा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स दे नीड टू मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड एंड प्रोफेशनल। तो ये तुमको ध्यान में रखने का है कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी इवेंट रहा तो, और ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दो चीजें, रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आइडेंटिफाइड एंड इन, इसका एकदम शॉर्ट में क्या याद रखना है? पिछले साल का एक्सपीरियंस। तो पिछले साल के एक्सपीरियंस में क्या
इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे थे क्या, प्रॉब्लम्स थे क्या, उस प्रॉब्लम पे कुछ एक्शन लिया गया क्या। एंड दूसरा एंगेजमेंट मेंबर्स का क्वेश्चनिंग माइंड एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओके, ये 4 हो गए। अब पांचवा, ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform audit engagement। ये वापिस से वो पहले 4 में से एक पॉइंट है कि किसको भेजना रिस्की एरियाज में एंड बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ। और इसमें एक पॉइंट नहीं है जो मैं ऐड कर रहा था, हाँ, तो रिस्की केस में एक्सपीरियंस को एंड कॉम्प्लेक्स में एक्सपर्ट्स को एंड बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू रिस्की एरियाज। तो जिसमें ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा टाइम दो। तो ये 5 फैक्टर्स डिसाइड हो गए। ये 5 फैक्टर से क्या बनेगी, स्ट्रैटेजी। अभी अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अभी अपने को ऑडिट प्लान बनाना है। ये फाइनली अपना प्लानिंग खत्म हो रहा। पहला हो गया, उसके 2 पार्ट में से ये हो गया और एक छोटा सा है, ये बहुत बड़ा नहीं है शायद तक, हाँ, तो ये बहुत छोटा पार्ट है। अभी इसमें क्या है, ऑडिट प्लान डेवलप करते समय अपने को क्या करना है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ, एंड तीसरा एक पार्ट है अदर प्लान। अभी इसको शॉर्ट में बताता। ऑडिट प्लान मतलब कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर से। वापिस से ध्यान दो, तुम मत बोलो। ओपिनियन, कंक्लूजन, कंक्लूजन, एविडेंस, एविडेंस, ऑडिट, प्रोसीजर्स, बराबर है ना। ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस आता। अब ये ऑडिट प्रोसीजर 3 टाइप के हैं। ये ऑडिट प्रोसीजर के एक स्टेप पीछे जा रहे हैं अपन। ऑडिट प्रोसीजर 3 टाइप के, कौन से नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ, कौन से ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये होने के पहले। इससे क्या मिलेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क मिल जाएंगी, ये ढूंढने का काम है ना, रिस्क मिल जाएंगी। रिस्क मिलेगी तो क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क मिल गई, उसके साथ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करो एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय। तो ये पहले 2 तो सेम है। पहले इसमें ढूंढे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क ढूंढना, और इसमें से ढूंढने वाले इसको टैकल करना। समझ में आया क्या, ओके नेक्स्ट। तो 3 प्रोसीजर डिसाइड हो गई प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग, ऑडिट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर्स इवनली एंड डिपेंड्स ऑन आउटकम। ये ठीक है। अभी अपन ने ये पूरा इतना डिस्कस किया अभी ब्रेक के बाद। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, दोनों डिस्क्रीट है क्या, अलग अलग है क्या, कि कनेक्टेड है? कौन किसको अफेक्ट कर सकता, प्लानिंग स्ट्रेटेजी को, स्ट्रेटेजी ऑडिट। ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, देखो स्ट्रेटेजी ऊपर ऊपरी है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ऑडिट प्लान क्या है, एड्रेसेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। सॉरी, ऑडिट स्ट्रेटेजी में ब्रॉड अप्रोच डिस्कस किया, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड हुआ। प्लानिंग में क्या क्या हुआ, वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड ऑन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाते समय जो मैटर्स आए उसका प्लान करें। हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, ये प्लानिंग का पार्ट है और ये मोर डिटेल्ड है। स्ट्रैटेजी ब्रॉड है और ये मोर डिटेल्ड है। इसके अंदर स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन डिसाइड हुआ, और जो डिसाइड हुआ उसको कैसे करना और कैसे इंप्लीमेंट करना है ये प्लान डिसाइड करता है। अल्टीमेटली ये क्या है, टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। 2 चीजें, कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस देना है एंड टू रिपोर्ट, टू कम्युनिकेट एंड फाइंड द प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट करो, कम्युनिकेट करो। तो वो चीजों का ऑब्जेक्टिव है। एंड ये दोनों क्या है, एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये जुड़े वाले हैं और एक में से कनेक्टेड है, क्लोजली इंटर रिलेटेड। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान इज ऑडिटर्स। किसका, मैनेजमेंट बना के देगा, अपन बनाएंगे, अपन बनाएंगे। मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे क्या, इतना ही डिस्कस करो कि वो फैसिलिटेट कर सके और इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस। ऑडिट प्लान चेंज हो सकता क्या, 4 रीजन है। अनएक्सपेक्टेड, एग्जाम्पल दिया था कोविड का, चेंजेस इन टैक्स चेंज हो गया, वैट टू जीएसटी। व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू ऑडिट अटेंशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में जो सोच के गए थे वैसा नहीं है और वहां पे जाने के बाद कुछ
अलग ही दिखा, इसका एग्जाम्पल दिया रहेगा तब कुछ है। हाँ, बैंक इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट पकड़ के चले थे कि सब कुछ सही है, पर बाद में समझा कि इसमें भी तो इंफॉर्मेशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं। वापिस से 3, किसकी वजह से ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती? इवेंट्स, changes in conditions, information available differs significantly from information जो स्टार्टिंग से पता था, जाने के बाद समझा वो अलग है। प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एक मिनट, हाँ, तो ऑडिटर शैल प्लान एंट्री ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन। सिर्फ ऑडिट प्लान नहीं करना है, अपने मेंबर गए उनका डायरेक्शन एंड सुपरविजन भी करना है, ये भी स्ट्रैटेजी का काम ही है। और ये किसके हिसाब से चेंज होगा डायरेक्शन एंड सुपरविजन? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, एंटिटी के हिसाब से सुपरविजन एंड डायरेक्शन चेंज होगा। एरियाज ऑफ ऑडिट, कौन सा ऑडिट कर रहे हैं, असेस रिस्क ऑफ एंड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम। ये 4 चीजें किसको अफेक्ट करेंगे? डायरेक्शन एंड सुपरविजन। मैंने जिनको ऑडिट करने भेजा उनके ऊपर कितना ध्यान रखूं, डिपेंड करता है कितना बड़ा क्लाइंट है, कितने प्रॉब्लम्स है, कौन सा ऑडिट कर रहे, उसमें रिस्क कितना है और इनकी क्या कैपेबिलिटीज है। अगर होशियार है तो ज्यादा ध्यान मत दो, छोटा क्लाइंट है ज्यादा ध्यान मत दो, ऑडिट इजी है ध्यान मत दो, रिस्क नहीं है ध्यान मत दो। तो बेसिकली कौन से केस में कितना डायरेक्शन है। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज का करना है? स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजंस एंड की डिसीजंस। देखो 4 चीजें, पहला स्ट्रैटेजी, प्लान, चेंजेस एंड रीजंस एंड की डिसीजंस। और ये तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा कि, और ये तुम्हारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के 4 चीजें, स्ट्रैटेजी, प्लान, चेंजेस, रीजंस एंड की डिसीजंस। ओके, तो यहां तक था अपना प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी का। ब्रेक लेते कि बोलते? बोलते, हाँ बोलो, मेरे को कुछ नहीं, मैं तैयारी से चाया। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। हाँ, रिवीजन होगा मैडम, वापिस फिर स्टार्टिंग पे जाएंगे अपन। पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसके कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस, 3 चीजें चेक करेंगे, क्लाइंट की, अपना एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस, और उसमें प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना। इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विथ एथिकल, इसमें शॉर्ट में तो सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई, ऑब्टेन, ये वर्ड है यहां पे हाईलाइट नहीं हुआ, ऑब्टेन, आइडेंटिफाई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट क्रिएट्स, एंड दूसरा क्या करो, एज पर फर्म्स पॉलिसी, एंड उसको क्या करो, एलिमिनेट, रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, अप्लाइंग सेफगार्ड्स, एंड लास्ट में क्या करो, रिटर्न में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दो। प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज में एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में 4 डिसीजन है, ये बेसिक्स है। क्या है हिंदी में बोलो लगा तो, किसको भेजना, कब भेजना, कितने टाइम के लिए भेजना, और उनसे रिव्यू एंड ये कैसा लेना। तो उसके अंदर इसके 5 पॉइंट अफेक्ट करेंगे। कौन से? स्कोप, स्कोप के अंदर 4 पॉइंट है, AFRF, स्पेशल नॉलेज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एंड प्रीवियस ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स। फिर टाइमिंग, क्या क्या, टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, एंटी विथ ऑडिट एंड मैनेजमेंट, टाइमिंग एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कम्युनिकेशन विथ प्रोफेशनल जजमेंट, पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिलायंस ऑन इंटरनल, और 3 चीजें कहां से कॉपी करें, AFRF, लॉ एंड स्पेशल नॉलेज। फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसमें रिजल्ट ऑफ, इसमें क्या बोला था, इंटरनल कंट्रोल, उसके
डेफिशिएंसीज एंड उसके एक्शन टेक, एंड दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट। उसमें अंदर एक पॉइंट मैंने ऐड किया है, रिस्की में एरियाज में एंड कॉम्प्लेक्स में, एंड कितना टाइम देना है वो उसका बजट। डेवलपिंग एंड ऑडिट, उसमें प्रोसीजर्स है, 3 प्रोसीजर्स। कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एज पर एसएस, और इन सब का नेचर टाइम एक्सटेंट। तो स्ट्रेटेजी ब्रॉड है, प्लान डिटेल्ड है। दोनों कैसे डिस्क्रीट है क्या और सीक्वेंशियल नहीं है, मतलब एक दूसरा पहला चलता रहेगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शेयर कर सकते क्या? उसमें क्या नहीं होना चाहिए? चेंजेस कर सकते क्या? कितने रीजंस है? 3 रीजंस है। हाँ तो ठीक है, पहला, दूसरा एंड अवेलेबल। प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ रिव्यू वर्क, तो फिर डिपेंड करता है 3-4 चीजों पे रिव्यू का। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरियाज ऑफ ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रखना है, की डिसीजंस। ओके, इधर तक समझा? ओके हाँ, बेसिक्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी ओवरव्यू देता, प्लानिंग उसका डिटेल है, और प्रोग्राम उससे भी डिटेल्ड पार्ट रहेगा। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी प्रोग्राम कौन से ऐसे में आता? ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नाम है। व्हाई प्लानिंग इज टू बी नीडेड? बेनिफिट्स क्या है उसकी? मेमोरी टेक्निक, यस, डीआरएस आर इन क्रिकेट, यस, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, तो प्रॉपर जिसको जो काम देना वो देना चाहिए। डीआरएस, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। डायरेक्शन कब होता है? काम शुरू होने के पहले। सुपरविजन ड्यूरिंग, एंड रिव्यू आफ्टर द वर्क होता है। आर ए, अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। आर, रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। अगर प्लानिंग करेंगे तो हाई रिस्क एरियाज को ज्यादा टाइम मिलेगा और प्रॉब्लम आने के पहले ही खत्म हो सकता है। ई, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्ड साउंड सिमिलर करते पर नहीं है। इफेक्टिव वर्ड एंड एफिशिएंट। सी, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज ऑडिटर्स, एक्सपर्ट, जैसे कि प्रोविजन के केस में, AS 15 के केस में एक्चुअरीज को बुलाएंगे। तो ये सब चीजें हो सकती है अगर प्लानिंग पहले से रहेगी, तो ये बेनिफिट्स है। और अगर प्लानिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या है? गलत ओपिनियन देना। और ओपिनियन कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। पहला, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड मतलब सब कुछ सही है, और मॉडिफाइड 3 है। पहला क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। कंडीशंस बोलता हूं, तुम याद करो कि कौन सा किसका क्या है। सपोज, परवेसिव वर्ड मतलब पहले तो कवरिंग ऑल द आइटम्स। ओके, परवेसिव है, मटेरियल है, एविडेंस भी है। एडवर्स, मटेरियल मतलब बड़ा मार्ट है, एविडेंस भी है और सबको खराब कर रहा, तो एडवर्स। मटेरियल है, परवेसिव भी है, एविडेंस नहीं है, डिस्क्लेमर, कुछ बता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं। ओके, नेक्स्ट, परवेसिव नहीं है, एविडेंसेस है, मटेरियल भी है, क्वालिफाइड। परवेसिव नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, बट मटेरियल है, क्वालिफाइड। तो ये भी क्वालिफाइड आएगा, और बाकी सब के सब अनमॉडिफाइड में चले जाएंगे। ओके हाँ, तो ये गलत ओपिनियन नहीं देना, ये अपनी ऑडिट रिस्क है।
तो ऑडिट रिस्क को कम हो सकता है अगर तुमने प्लानिंग किया तो। नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड, कब चालू होता, प्रीवियस ऑडिट खत्म होते ही चालू होता, और खत्म कब होता, इस ईयर ऑडिट के साथ खत्म होता है। एंड ये बीच बीच में चेंज हो सकता क्या? एग्जाम्पल क्या दिया था, वो 12वीं खत्म होते ही फाउंडेशन, फाउंडेशन खत्म होते ही इंटर, इंटर खत्म होते ही आर्टिकलशिप, फाइनल, याद आ रहा? हाँ, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ते, तो उसके लिए मेमोरी टेक्निक क्या दी है, इधर ही है ना मिस्टर आले, यम, मटेरियलिटी के हिसाब से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चेंज हो सकती है। एम आर, रिस्क असेसमेंट मतलब कहां पे रिस्क है वो ढूंढना। ए, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब रेशियो एनालिसिस, जितना सेल उतना क्लोजिंग स्टॉक, जीपी रेशियो, सेल्स टू जीएसटी, ये सब कनेक्शंस, सेल बैड डेट, डेटर टू बैड डेट, ऐसे रेशियोज। एल, कौन से लॉज एप्लीकेबल है। ई, ऑडिट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एक्सपर्ट, ये सब चीजों से क्या डिसाइड होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग एंड ऑडिट। आर्टिकल्स को इन्वॉल्व करेंगे क्या, करना पड़ेगा। पार्टनर एंड की ऑडिट मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी इन्वॉल्व इन अ प्लानिंग एंड डिस्कशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम। उनको पता रहना चाहिए, क्यों, उनको ही तो काम करना है, उनको प्लानिंग पता नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। इन्वॉल्वमेंट ड्रॉज ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड, अगर मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस और उनके इनसाइट्स ऐड होंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, प्लानिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनेगी, क्योंकि काम उनको करना है, एक्सपीरियंस उनको है, तो प्लानिंग में उनको इन्वॉल्व करो। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंगेजमेंट एंटिटीज मैनेजमेंट, करना चाहिए क्या, मस्ट है कि में है। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग टू फेलिसिटेट द कंडक्ट ऑफ, एंड क्या करना चाहिए, केयर शुड बी रिक्वायर्ड टू टेक नॉट टू इफेक्टिवनेस। ओके, हाँ, अब पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बर्ड्स आई व्यू चैप्टर का कवर करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन आए थे प्लानिंग। तो सब कोई किसी को भी लगेगा मैं प्लानिंग क्यों करूं, क्योंकि ऐसे 300 ने बोला है इसीलिए प्लानिंग करें, नहीं तो नहीं करता था मैं। ऐसे 300, व्हाट इज ऐसे 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, नाम पूरा ढंग से याद रखो, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल, ऐसे 300 ने बोला बोल के मैं कर रहा हूं, मैं को एक्सेप्ट नहीं, उसको बेनिफिट्स बताए, बेनिफिट्स की सिर्फ मेमोरी टेक्निक बोलो, ये बेनिफिट्स के लिए मैं कर रहा हूं। अगर ये बेनिफिट मिले तो क्या होगा, ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। ओके, इतना समझ गया। फिर ये करने के पहले क्या करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए मुझे मेमोरी टेक्निक है मिस्टर आले, तो मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रिलिमिनरी काम हो जाएगा, और फिर मेरे को डिसाइड करने का है प्लानिंग मैं बनाऊं या असिस्टेंट के साथ बनाऊं, असिस्टेंट के साथ बनाओ, क्योंकि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए इसके लिए। फिर मैंने प्लानिंग बना लिया, मैनेजमेंट को बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं, और सिर्फ एंगेजमेंट फैसिलिटेट होने के लिए उतना ही करो, और केयर टू बी टेकन की इफेक्टिवनेस शुड नॉट बी। देखो क्यों करना, क्या बेनिफिट है, रिस्क कम हो गई, किसके साथ करना, बात करना कि नहीं, इधर तक डिसीजंस आ गए। ओके, अब बोलो कि प्लानिंग करना है, एक मिनट सॉरी, तो प्लानिंग करना है। ओके, सब डिसीजन हो गया, प्लानिंग करेंगे, चलो तो डायरेक्ट प्लानिंग शुरू करेंगे क्या, पहले क्या करो, प्रिलिमिनरी एंगेज। इसमें 3 पॉइंट है, सिर्फ 3 पॉइंट के नाम बोलो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ विथ क्लाइंट रिलेशनशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ। तो मैं बोलता हूं तुम सुनो, रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एंड एक्सेप्टेंस, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, मेरा कॉम्पिटेंस, प्रीवियस मैटर्स। अगर कोई इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा तो इंफॉर्मेशन लो, थ्रेट है कि नहीं चेक करो, उसको रिड्यूस करो, कम करो, सेफगार्ड लगाओ, नहीं तो ऑडिट छोड़ के भाग जाओ और रिटर्न में एग्रीमेंट दे दो। तो ये हो गया 3। फिर प्लानिंग एक्टिविटीज पे है डायरेक्ट। प्लानिंग एक्टिविटी में एस्टेब्लिशन ओवरऑल स्ट्रेटजी, इसमें 4 डिसीजन लिए, किसको भेजना, कब भेजना, कितने टाइम के लिए भेजना, और कैसे रिपोर्टिंग लेना। फिर इसमें 5 फैक्टर्स है जो स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे। 5 कौन से, स्कोप,
टाइमिंग, प्रोफेशनल जजमेंट्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी। तो ये डिसीजन लेके स्ट्रेटेजी बन गई। फिर क्या करेंगे स्ट्रेटेजी बनने के बाद? प्लान, डेवलपमेंट ऑफ प्लान में प्रोसीजर्स बनेंगे, 3 प्रोसीजर्स। कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो प्लान बन गया, स्ट्रेटेजी बन गई। ओके, प्लान एंड स्ट्रेटेजी बन गए। अब आप देखना है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन बना के देगा? ऑडिटर खुद बनाएगा। चेंजेस कर सकते क्या? 3 सिचुएशन में चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम स्टार्टिंग डिफर्स सिग्निफिकेंटली। तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें और क्या आएगा? कितना सुपरवाइज, ये 4 फैक्टर से चेंज होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है? स्ट्रैटेजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस अलोंग विद द रीजंस एंड की डिसीजंस, इनको डॉक्यूमेंट करना है। फिर अपन ऑडिट प्रोग्राम में है। ऑडिट प्रोग्राम बताता है स्टेप, इंटररिलेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व, ये सब ऑडिट प्रोग्राम में आएगा। तो ऑडिट प्रोग्राम एक सबके लिए रहेगा कि सबके लिए अलग अलग रहेगा? 3 रीजन की वजह से ये चेंज हो सकता है, सबके लिए सेम नहीं रहेगा। आर्टिकल को जैसे का वैसा फॉलो करना है, ओपन माइंड रखना है। ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो सकता क्या? कुछ एडिशन, कुछ डिलीशंस, और कुछ उसको सिग्निफिकेंट लगा तो क्या करना? नोट एंड रिपोर्ट टू द सीनियर एंड मैनेजमेंट। पीरियडिक रिव्यू लेना जरूरी है, जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं और रिलेवेंट बना रहेगा, यूटिलिटी बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के हिसाब से में 7 फैक्टर है जिसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। ऑडिट प्रोग्राम बनने के बाद एविडेंसेस, ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से एविडेंसेस मिलेंगे। एविडेंसेस के टाइप्स है, क्या है मेमोरी टेक्निक? ये ऑडिट एविडेंसेस के टाइप्स है। फिर इसके बाद समझे कि ऑडिट प्रोग्राम के क्या फायदे, व्हाट आर द एडवांटेजेस, आई सी दिस जेन RIPS, ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी 4 है, और इन सबके सॉल्यूशंस है कि चारों के यस। रिजिडिटी हटाने के लिए रिव्यू लो, इनएफिशिएंट स्टाफ को शेल्टर नहीं लेना तो ओपन माइंड रखने को बोलो, किल द इनिशिएटिव है तो रिसेप्टिव एटीट्यूड रखो। तो ये सब उसके फायदे। पूरा ऑडिट प्लान, स्ट्रेटेजी सब समझा? ओके, चलेगा। विल स्टॉप इट हियर।